सदिशों का अंतर। सदिशों का अंतर हेडिंग लगा, लिखिए। घटाने वाले सदिश को घटाने वाले सदिश को घटाने वाले सदिश को मूल सदिश के सिरे से मूल सदिश के सिरे से विपरीत दिशा मूल सदिश के सिरे से विपरीत दिशा में खींचते हैं। विपरीत दिशा में खींचते हैं। मूल सदिश के सापेक्ष विपरीत दिशा में खींचते हैं। कैसे? देखो, ये सिर्फ लिखने का इतना ही छोटा लाइन लिख लो, ठीक है, समझने की बात है। मान लो ए और बी दो सदिश हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, और हमें इन दोनों को घटाना है और इनके बीच का कोण क्या है? थीटा। तो कैसे घटाएंगे? इसके लिए पहले सदिश को ज्यों का त्यों खींचा गया, वेक्टर ये जैसे था वैसे हमने खींच दिया, तो इसकी पूंछ हो गई और ये शीर्ष हो गया। शीर्ष हमेशा दिशा को व्यक्त करता है और इस पूरे बाण की जो लंबाई है वो परिमाण को बताएगी। इसके बाद मान लो आपको बी को घटाना है, तो बी जो है वो एक्चुअल में मान लो इस दिशा में है, यानी पहले वेक्टर ए के सापेक्ष ये इस दिशा में है वेक्टर बी, थीटा कोण पे है। जिस दिशा में वेक्टर बी है उस दिशा में खींचोगे तो ये तो पॉजिटिव होगा। निगेटिव करने के लिए हमें इसे इसके विपरीत दिशा में खींचना होगा, ऐसे। तो ये होगा निगेटिव वेक्टर बी, और जितना कोण ये उतना कोण ये होगा, शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। तो ये निगेटिव भी हो गया। तो हमने क्या किया कि पहले सदिश को ज्यों का त्यों खींचा, दूसरे सदिश को जिस दिशा में था उस दिशा में पहले खींचा, फिर उसी दिशा के विपरीत में हमने उस सदिश को खींच दिया। विपरीत खींचने से वो सदिश क्या बन गया? ऋण। अब अंत में क्या करेंगे? पहले सदिश के पुच्छ से दूसरे सदिश के शीर्ष को जोड़ देंगे। ऐसे जोड़ोगे तो जो रिजल्ट मिला नया सदिश, वही इन दोनों के अंतर को व्यक्त करेगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो घटाने वाले सदिश को हमेशा उसके मूल दिशा के विपरीत में ही खींचा जाएगा, तो इससे वो ऋण हो जाएगा और घट जाएगा सदिश, ठीक है। ये है सदिशों का अंतर। अब इसके बाद ध्यान देना, आपको पढ़ाते हैं सदिशों के घटक। सदिशों के घटक इंग्लिश जरूर याद रखिएगा, अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के घटक। घटक क्या होते हैं? जैसे एक प्रैक्टिकल चीज़ समझो कि मान लो एक कोई टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है ऐसे, और ज़मीन पे पड़ा हुआ है। इसके एक सिरे पर रस्सी बंधी है। क्या बंधी है भाई? रस्सी। और इस रस्सी पे आप लगा रहे हो बल F, बल लगा रहे हो। आपका मतलब कोई भी आदमी जो यहाँ है और वो इस रस्सी को खींच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आदमी इसे खींच रहा है। अगर ये आदमी इस रस्सी को खींच रहा है तो बल इस दिशा में लगेगा, पर इस बल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है उसे ध्यान दो। अगर हम देखें तो इस बल का एक प्रभाव ये है कि ये रस्सी के कारण ये गुटका आगे जाएगा। भाई जब ऐसे खींचेगा तो गुटका आगे भी तो आएगा, और दूसरा थोड़ा गुटका आगे से उठ जाएगा। ये अगला सिरा थोड़ा सा इसका उठेगा, तो उठेगा इसका मतलब बल ऊपर की ओर भी तो कार्य किया, और बल क्षैतिज में भी तो कार्य किया। तो एक ही बल देखो दो दो भागों में बंट गया कि नहीं। इस बल का एक भाग गुटके को आगे खींच रहा है, दूसरा भाग गुटके को थोड़ा सा ऊपर उठा रहा है। तो ये बल जो है वो दो प्रभाव एक साथ उत्पन्न कर रहा है ना। अगर हम मान लें ये कोण क्या है? थीटा, और
इसको ऐसे मिला के हम एक चतुर्भुज बना लें इस तरीके से। ये किस डायरेक्शन में दिख रहा है भाई? अगर आप इसको ऐसे नॉर्मल देखो तो ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। तो जो ये ऊपर वाला बल लग रहा है यानी ऊर्ध्व दिशा में, ये वाई डायरेक्शन का बल है, इसीलिए इसको लिखते हैं एफ वाई। जो ये बल लग रहा है जो गुटके को आगे ले जा रहा है वो एक्स दिशा का बल है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? एफ एक्स। ठीक है। अब हम इस एफ एक्स को कहते हैं क्षैतिज घटक। कौन सा घटक कहेंगे? क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये वाई को कहते हैं ऊर्ध्व घटक, वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक बल एफ के दो दो घटक बन गए कि नहीं? क्षैतिज और ऊर्ध्व। तो जो ये एक बल के दो अलग अलग प्रभाव हैं, उन प्रभाव वाले सदिशों को क्या कहते हैं? सदिशों का घटक कहते हैं। बल एक सदिश राशि है और इसके दो प्रभाव मिल रहे हैं, यक्स में भी और वाई। तो जो यक्स वाई वाला है वो मूल बल नहीं है, वो बल का अलग अलग छोटा छोटा प्रभाव है। और जो छोटे छोटे प्रभाव होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं घटक। तो एक क्षैतिज दिशा में कार्य कर रहा है इसलिए क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्व दिशा में कार्य कर रहा है इसलिए ऊर्ध्व घटक कहा गया। ये जानकारी स्पष्ट है। अब यह है कि एफ एक्स का मान क्या है वो हम निकालेंगे। तो इस चित्र से आप देखो, जो विकर्ण है वो परिणामी को व्यक्त करेगा, तो परिणामी बल F है। जो ये वाली भुजा है ये y वाले डायरेक्शन के बल को व्यक्त करेगी Fy। जो क्षैतिज भुजा आपको दिख रही है ये किसको व्यक्त करेगा? Fx को। यही तो है ना। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना, कौन? PQR मान लो। तो PQR एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज PQR में अगर आप लिखते हो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसके अनुसार लंब का मान क्या है? Fy। थीटा के सामने की भुजा Fy है और कर्ण क्या है? F है। तो यहाँ से Fy की वैल्यू क्या मिलेगी? Fy बराबर F साइन थीटा। मिला कि नहीं? ये जो Fy साइन थीटा है ये कौन सा घटक है? ऊर्ध्व घटक, यानी Fy बराबर F साइन थीटा। ठीक है। दूसरा, अगर हम कास थीटा यूज़ करें तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर कास थीटा बराबर हमें मिलेगा आधार। आधार क्या चीज़ है भाई? Fx। और कर्ण क्या है? F। तो यहाँ से Fx बराबर क्या मिलेगा? F cos थीटा। तो जो क्षैतिज घटक है वो आपको क्या मिला? F cos थीटा मिला ना। तो क्षैतिज घटक को क्या कहा जाए, क्या मान लिखा जाएगा? Fx बराबर F cos थीटा और ऊर्ध्व घटक हो गया F sin थीटा। तो ये दो घटक मिल गए, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक। क्या आप ये बात समझ पाए हो? तो पहले कभी इसके पहले कहीं कहीं आया होगा, मैंने घटक लिखा होगा, तब वहाँ समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है कि साइन कास कैसे आ जाता है, लेकिन अब तो सही हो गया ना। अब ज़रूरी नहीं है कि इस बल के दो ही घटक हों, तीन घटक भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बल है वो द्विआयामी के बजाय त्रिआयामी भी हो सकता है। तो अगर त्रिआयामी बल होगा तो तीन घटक बनेगा, एक्स घटक, वाई घटक और जेड घटक। अब ऐसी परिस्थिति में आप घटकों को कैसे वियोजित करोगे, ज़रा ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक, एक्स वाई जेड एक्सिस में घटक। इसको देखो, मान लीजिए कि ये कोई तल है। तल तो पहले ही बता चुके हैं ना, तल क्या होता है। इसका एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप देखिए हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के, क्लास 11th की प्लेलिस्ट में इस प्लेन का वीडियो है, उसमें क्षैतिज प्लेन, ऊर्ध्व प्लेन, आनत प्लेन सब के बारे में बताया गया विस्तार से। तो ये एक तल है। इस तल में आपको दो चीज़ें मिल सकती हैं। क्या? एक मिलेगा x और एक मिलेगा y। क्या इस तल में z मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। ठीक है। z का मतलब जैसे ये बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड, तो बोर्ड में लंबाई है और चौड़ाई है, यही तो सामने आपके है। तो ये 2 डायमेंशन है।
जब हम ऐसे इस पे लंबवत कोई सदिश खींच देंगे तो ये हो जाएगा 3 डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हमें x और y मिल रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे, तो इस पॉइंट का निर्देशांक है x, y। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो ऐसे है, यानी ये इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है x के बजाय हम a भी ले सकते हैं। तो मान लो x अक्ष पर ये दूरी क्या है a, और y अक्ष पे दूरी क्या है b। बन गया। तो हमें a और b कोऑर्डिनेट मिल गए, यानी x और y कोऑर्डिनेट मिला। और इन दोनों के लंबवत जो सदिश होता है, दिशा होती है, उसे बोलते हैं जेड एक्सिस। इसे कौन सी एक्सिस कहते हैं? जेड एक्सिस। तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये बन गया वाई एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस। तो अभी जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं सिर्फ ए और बी, यानी इसमें सिर्फ एक्स है और वाई है। जेड लेंगे तब ये 3 एक्सिस बनेगा ना। तो जेड कैसे खींचेंगे? इसके लिए जो बिंदु है उसी बिंदु से एक लंबवत रेखा ऐसे खींची जाएगी, और ये लंबवत रेखा की जो हाइट है वो किसको बताएगी? जेड को। तो मान लो कि ये हाइट क्या है? सी है। तब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा ए, बी और सी, और इसे ज्वाइन करने के लिए मूल बिंदु से ऐसे रेखा हम खींचेंगे इस तरीके से। तब ये पॉइंट आपको मिला कितने डायमेंशन में? 3 डायमेंशन में मिला। इसमें x भी है, y भी है और z भी है। पहला x, दूसरा कोऑर्डिनेट y, तीसरा z है। क्या ये जानकारी स्पष्ट है? अब इसे अगर सदिश में ले जाएं, किसमें? सदिश में। तो सदिश के लिए हम जानते हैं कि x अक्ष के लिए एकांक सदिश क्या यूज़ करते हैं? i। y अक्ष के लिए क्या यूज़ करते हैं? j। और z अक्ष के लिए क्या यूज़ करते हैं? k। अगर ये मान लो मूल बिंदु वो है और ये पॉइंट p है, ये मूल बिंदु वो है और ये पॉइंट p है, तो OP एक वेक्टर हो गया। OP क्या है? एक वेक्टर है। तो इसमें से जब वेक्टर OP लिखोगे तो वेक्टर OP में आपका x भी आएगा, यानी OP का x कंपोनेंट, OP का y कंपोनेंट और OP का z कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट इसमें आएंगे। अब ये जो वेक्टर है वो आपने पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर जो है उसे लिखा जाता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यही तो लिखते हैं। कोई भी वेक्टर हो तो वो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर क्या होता है? बराबर। ठीक है। तो अगर हम वेक्टर OPX लिखना चाहते हो, वेक्टर OPX, तो हमें OP का परिमाण लिखना होगा। तो OP का x दिशा में परिमाण क्या है भाई? a, और यूनिट वेक्टर क्या है? i कैप। तो ये बन जाएगा ai कैप। अगर हम y डायरेक्शन के लिए वैल्यू लिखें OPY, तो y डायरेक्शन में परिमाण क्या है? b, और एकांक सदिश क्या है? j, bj हो जाएगा। z डायरेक्शन के लिए लिखोगे तो c और k, यही तो यूज़ करेंगे। तो a, i, b, j एंड c के ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब अगर हम चाहें का क्या लिखना ही पड़ेगा। हम वेक्टर OP लिखना चाहें तो अब इस वेक्टर OP को हम OPX हटा के क्या लिख सकते हैं? AI। OPY को हटा के लिख सकते हैं BJ, और OPZ को हटा के लिख सकते हैं CK। लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से आप देखो तो इसमें 3 कंपोनेंट मिल गए, जिसमें से आपका OPX क्या है? X घटक है। OPY क्या है? Y घटक है। और OPZ क्या है? Z घटक। समझे? तो इस तरीके से एक सदिश के 2 घटक भी हो सकते हैं। यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। जो वेक्टर F है उसको लिखा जा सकता है वेक्टर Fx प्लस वेक्टर Fy, ऐसे भी तो लिख सकते हैं।
यहाँ 2 घटक थे एक्स वाई, तो दोनों घटक को जोड़ा गया। वहाँ 3 घटक है तो तीनों घटकों को जोड़ लिया गया। क्या आपको ये जानकारी स्पष्ट है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो ये घटक 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पे इस पर और चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना आप इसमें नोट कर लीजिए। देखिए अगला टॉपिक सदिशों का परिमाण ज्ञात करना है। अब घटक के रूप में अगर सदिश दिया हो तो उसका परिमाण कैसे निकालेंगे वही सीखना है। डायरेक्ट परिणाम पे आते हैं सीधे। मान लो एक वेक्टर ए है और वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अब अगर हमें इसका परिमाण लिखना हो तो परिमाण को 2 तरीके से दर्शा सकते हैं। एक माड लगा के ऐसे, इधर भी माड लग जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। मापांक इसको बोलते हैं, जो है इसे अंग्रेजी में मॉडुलस, हिंदी में मापांक, और सही में ये है निरपेक्ष मान। कौन सा मान है? निरपेक्ष मान। इसीलिए ये ऑलवेज, सदैव धनात्मक ही होगा, कभी ऋणात्मक नहीं होगा। अब माड ये का जो है ना वेक्टर हट जाएगा, माड भी हटेगा तो परिणामी सिर्फ लिखेंगे क्या? ए, यानी वेक्टर ए का परिणामी ए। और इसका माड हटाने का मतलब करड़ी में मान लिखना पड़ेगा आई के गुणांक का वर्ग, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग और प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग, ठीक है। तो अगर हमें परिमाण लिखना है तो आई के गुणांक, जे के गुणांक और के गुणांकों का वर्ग ही लिखेंगे। इसमें से अगर दिए गए सदिश के अनुसार लिखें तो आई का गुणांक क्या है? ए, तो ए का वर्ग, जे का गुणांक क्या है? बी, तो बी का वर्ग, के का गुणांक क्या है? सी, तो सी का वर्ग। यही है परिमाण, यही है परिमाण। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक और वहाँ से प्रश्न लगाते हैं न्यूमेरिकल। मान लो हमारे पास एक सदिश है वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j का परिमाण बताओ, का परिमाण क्या होगा? तो अगर सिर्फ 3i प्लस 4j है तो इसका परिमाण क्या लिखोगे? परिमाण a बराबर स्क्वायर रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग। तो 3 त्रिका 9 और प्लस 4 चौको 16, 25 का वर्गमूल 5। तो इसका परिमाण कितना मात्रक आया भाई? 5 मात्रक आ गया। बात समझ पाए? सिर्फ इसमें आई और जे था तो सिर्फ आई जे यूज किए, जो रहेगा उसे यूज़ करेंगे, जो नहीं रहेगा उसे यूज नहीं करेंगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल और, माना कि जो बल F है, वेक्टर F, वो है 3i प्लस 2j माइनस 5k न्यूटन। परिणामी क्या होगा? ठीक है, एक बल F बराबर कितना है? 3i प्लस 2j माइनस 5k, और इस बल का हमें परिणामी मान ज्ञात करना है, परिणामी का परिमाण। तो इसका परिमाण क्या होगा? इसका परिमाण होगा बल F को वेक्टर का F हो जाएगा स्क्वायर रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, यही तो लिखेंगे। तो जब मान निकालोगे तो क्या आएगा भाई? 3 त्रिका 9, 2 का दूना 4, 5 का दूना 25, जोड़े तो 25 4 29, 29 और 9 38, आया 38 न्यूटन आंसर हो गया। तो ऐसे परिणामी ज्ञात करते हैं। अगर घटक में हमने आई जे के की वैल्यू दी गई है तो इसका परिमाण ऐसे ज्ञात करेंगे। और अगर ग्राफ पेपर हो तो, अगर ग्राफ पेपर हो और परिणामी पूछे तब क्या करोगे?
देखो ग्राफ पेपर पर जब सदिशों को खींचते हैं तो उसमें पैमाना मानते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन, 5 न्यूटन ऐसे मानते हैं ना। तो वहाँ पर आपको अगर परिमाण ज्ञात करना हो तो परिमाण ज्ञात करने के लिए पटरी से वेक्टर को नापते हैं। ग्राफ पेपर पे जो तीर खींचे रहते हैं ना, उस तीर की लंबाई को पटरी से क्या करते हैं, नाप लेते हैं और नाप कर बता देते हैं कि इतना इसका परिमाण होगा। तो ग्राफ पेपर पर अगर परिणामी लिखना है तो यहाँ पर परिणामी का परिमाण जो होगा वो परिमाण होगा तीर की लंबाई। क्या होगा, तीर की लंबाई, और इसे पैमाने के साथ जोड़कर हम मान निकालेंगे। और ये अगर घटकों में दिया है तो ऐसे मान ज्ञात कर लेंगे। जानकारी स्पष्ट है, नोट किया जाए, फिर इसके आगे बताते हैं। सदिशों का गुणन। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो सदिशों का जोड़ हो गया, सदिशों का घटाना हो गया, सदिशों का परिमाण हो गया, सदिशों के घटक हो गए। अब ये क्या है, सदिशों का गुणन। गुणा करने में देखो दो बातें हैं। अगर अदिश राशियां हैं, कैसी राशियां हैं, अदिश राशि, तो इसके लिए साधारण अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं। साधारण बीजगणित, जो सामान्य बीजगणित होती है, जैसे 2 + 2 = 4 होता है ना, 2 + 5 = 7 होता है। इस टाइप का जो साधारण बीजगणित आप पढ़े हो, उस साधारण बीजगणित से जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। ये सामान्य बीजगणित लागू होता है कब, अदिश हो तब। अगर राशियां सदिश हैं तब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर सदिश राशियां हैं तो इसके लिए अलग अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं सदिश बीजगणित। कौन सा बीजगणित कहते हैं भाई, सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर अलजेब्रा कहाँ पढ़ने को मिलेगा, यहाँ बस बहुत थोड़ा सा आपको चर्चा कर लेना है केवल। वेक्टर अलजेब्रा बीएससी अगर करोगे गलती से तो वहाँ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब वैसे बीएससी भी करने लायक हो गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 2021 से आप अगर बीएससी, बीए, बीकॉम करते हो तो वो अच्छा है, क्योंकि उसमें 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया है। 4 साल आप ग्रेजुएशन करिए और टीचर बनने योग्य हो जाएंगे सीधे सीधे। यानी अलग से आपको बीएड और एमएड करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम मोदी जी ने अच्छा किया है, इसके लिए उनको आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के 3 साल बचा दिए उन्होंने। और पैसे भी खर्चा होते थे बहुत ज़्यादा, बीएड करने में प्राइवेट कॉलेज से करो 80-85 हज़ार लग जाता है। तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ 4 साल का कोर्स, अगर आप मान लो मास्टर नहीं बनना चाहते, आप चाहते हो मैं रिसर्च में जाऊंगा, पीएचडी करूंगा, तो उसके लिए जो पैटर्न बनाया गया उसमें क्या किया गया है कि आप 4 साल का ऑनर्स कोर्स कर लीजिए। 4 साल का कोर्स, ग्रेजुएशन 4 साल का आपके लिए हो जाएगा। आप 4 साल का ऑनर्स कोर्स करोगे, उसके बाद आपको मास्टर डिग्री नहीं लेनी है, यानी एमए एमएससी नहीं करना, सीधा पीएचडी, यानी 4 साल पढ़ के सीधा पीएचडी। तो आपकी ज़िंदगी के बहुत बहुमूल्य समय जो है उन्होंने बचा दिए हैं। अगर अब कोई लड़का ईमानदारी से मेहनत से पढ़ेगा तो 21 साल की एज में वो अच्छा खासा साइंटिस्ट बन सकता है। इस लेवल की पढ़ाई हो गई है, जो बहुत ही अच्छा है। अरे 16 साल तक कम से कम इंटर पास कर जाते हैं, 16-17 तक, 4 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट रिसर्च में जाएंगे। तो जो युवाओं की ज़िंदगी का अच्छा समय है, एनर्जेटिक मोमेंट है, वो सीधा रिसर्च में इन्वॉल्व होगा। और वो नए लड़के जब पहुँचेंगे, नए एनर्जी वाले, तब रिसर्च करेंगे और नए नए, देखना इस देश में बहुत तरक्की होगी। अभी क्या है, वो 30 साल तो बेचारा एमएससी पीएचडी करने में लगा देता है। ज़िंदगी के 30 साल लग गए, तब तक शादी ब्याह हो गया। अब उसमें शादी ब्याह हो गया तो बीवी चिल्ला रही है, बच्चे उधर चें पे कर रहे हैं, और रिसर्च करेगा कि घर पे सर्च करेगा, तो दिन भर पैसा सर्च करता है। ये नेट भी क्वालिफाई कर लेता है तो उसमें 80% लोगों का ध्येय होता है कि नेट क्वालिफाई करेंगे, महीने का 30-40 हज़ार मिलेगा, और करते भी रहेंगे, रिसर्च भी करते रहेंगे, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, सैलरी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी क्या होगा, नया लड़का जाएगा तो उसको इन सबसे झमेले से कोई मतलब नहीं रहेगा, सीधा नया नया रिसर्च करना होगा, बहुत तरक्की करेगा। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
लेकिन अब किया गया है तो अच्छा ही है। और इसलिए अब अगर आप बीएससी बीए करते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अब ये सोचो कि बीटेक करके प्राइमरी मास्टर हो जा तो अब संभावना ही है। अभी पिछले वाली भर्ती में जितने बीटेक वाले थे सब बीएड करके प्राइमरी मास्टर बन गए। अब ये बीटेक वाले वो ट्रेन बनाना सीखे थे तो प्राइमरी में कौन सा ट्रेन चलाएंगे ये? इनका तो घोर विरोध होना चाहिए था। इंजीनियरिंग का है कि अगर मास्टर बनना था तो है, जो मास्टर बनने लायक थे उनको नहीं छोड़े, मास्टर बनने नहीं दिए। तो ये काम अच्छा किया है कि जो जहाँ रहे वो वहीं रहे और अच्छा रहे। तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। तो ये जो सदिश राशियाँ हैं इनको कैसे जोड़ते हैं हम? सदिश बीजगणित से जोड़ते हैं। और सदिश बीजगणित में जोड़ घटाना तो आप पढ़ ही चुके हो। जोड़ने के लिए योग के लिए क्या क्या यूज करते हैं जी? त्रिभुज विधि, बहुभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि, ये पढ़ चुके हैं। अंतर भी पढ़ चुके हो। जो भाग है वो होता नहीं है, सदिशों का भाग डिफाइन नहीं है। अभी आगे आप रिसर्च करिएगा कैसे किया जाता है। जो गुणा है वो हमें करना है। तो जो गुणन है सदिशों का, ये सदिशों का गुणन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है अभी? सदिशों का जो गुणन है वो 2 प्रकार का। एक तो ऐसा होता है कि जो राशि हमें मिलेगी, यानी जो गुणनफल आएगा, जो गुणनफल आएगा वो हो सकता है सदिश हो, या हो सकता है कि 2 सदिशों का गुणनफल क्या आ जाए? अदिश। गुणनफल कैसा हो सकता है? अदिश। तो अगर हम 2 सदिश लेते हैं और 2 सदिशों का गुणा करेंगे तो हो सकता है कि गुणनफल सदिश राशि आ जाए, या हो सकता है गुणनफल अदिश राशि आ जाए। उदाहरण के लिए अगर हम बल लें और विस्थापन लें तो बल भी सदिश, विस्थापन भी सदिश, लेकिन गुणा करने पे मिलता क्या है? कार्य। और कार्य क्या है? अदिश। इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जो दूरी है r और जो बल है F, दूरी और बल का गुणनफल कहलाता है बल आघूर्ण, और ये होता है सदिश। तो 2 सदिशों के गुणा से सदिश भी मिल सकता है, 2 सदिशों के गुणन से अदिश भी मिल सकता है। तो इस आधार पे इसके 2 नाम लिख दिए गए हैं। क्या नाम है? जहाँ पर सदिश मिलेगा उसका नाम हो गया सदिश गुणन, और जो परिणाम में अदिश मिलेगा इसका नाम हो जाएगा अदिश गुणन। तो सदिशों का गुणन कितने प्रकार से? 2, सदिश गुणन और अदिश गुणन। जो सदिश गुणन है इसे क्रॉस लगा के व्यक्त करते हैं, ऐसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। इसलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा और इंटू एन कैप। इस पे चर्चा विस्तार से करेंगे आगे। और अदिश गुणन में इसे डॉट लगाकर व्यक्त करते हैं। क्या लगाकर? डॉट। इसीलिए इसे डॉट गुणन भी कहते हैं। और इसे ऐसे लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा। तो यही 2 गुणन हमें विस्तार से पढ़ना है। आज इतना आप नोट कर लो, इसके आगे विस्तार से इसे कल चर्चा करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेहनत से पढ़िए।